हमारे चैनल एआई स्टडी 120 में आपका स्वागत है। आज के इस ऑडियो में हम हड़प्पा काल के राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये चर्चा बहुत ही रोमांचक होने वाली है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता हमेशा से ही एक रहस्य की तरह रही है। बिल्कुल। एक ऐसे विशाल शहर की कल्पना की जा सकती है जहां पक्की ईंटों के शानदार घर हैं, समकोण पर काटती हुई चौड़ी सड़कें हैं। हाँ, और आधुनिक दुनिया को भी मात देने वाला वो बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम। सही कहा। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि उस पूरे शहर में न तो किसी राजा का कोई भव्य महल है और न ही सत्ता का खौफ पैदा करने वाली कोई विशाल मूर्ति। यही बात तो सबसे ज्यादा हैरान करती है। मतलब इतनी बड़ी व्यवस्था बिना किसी स्पष्ट शासक के कैसे चल रही थी? आज के इस गहन अध्ययन का उद्देश्य यही है, उन खामोश ईंटों और टूटे हुए बर्तनों से एक ऐसी सभ्यता की कहानी निकालना जो हजारों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में फल फूल रही थी। और ये काम किसी जासूस की तरह सुराग ढूंढने जैसा है ना? ये एनालॉजी तो बहुत ही सटीक है। मतलब आप फिल्म देख रहे हैं लेकिन संवाद नहीं सुन सकते। हाँ, दर्शकों को सिर्फ किरदारों के कपड़े, उनके घर और उनके हाव भाव देखकर ही पूरी कहानी का अंदाजा लगाना पड़ता है। हड़प्पा की लिपि तो है, लेकिन दुर्भाग्य से वो आज भी एक रहस्य है। बिल्कुल, उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसीलिए उनके शासकों और उनके समाज के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो जमीन के नीचे दबे उनके छोड़े गए सुरागों से ही जानते हैं। तो राजनीति और प्रशासन की बात करें तो हड़प्पा के राजनीतिक जीवन को लेकर विद्वानों में भारी मतभेद क्यों हैं? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वहां सत्ता का कोई मुखर प्रदर्शन नहीं मिलता। जैसे मिस्र में फिरौन के विशाल पिरामिड है। हाँ, और मेसोपोटामिया में वो बड़े बड़े मंदिर हैं। सी लगती है। यही कारण है कि अलग अलग इतिहासकारों ने वहां मिले भौतिक साक्ष्यों को अलग अलग तरीके से डिकोड किया है। तो पहला सिद्धांत क्या कहता है, सत्ता किसके हाथ में थी? एक सिद्धांत ये है कि वहां का शासन पुरोहित वर्ग यानी पुजारियों के हाथ में था। स्टुअर्ट पिगॉथ और एएल बाशम जैसे इतिहासकारों का मानना था कि ये एक केंद्रीकृत धार्मिक सत्ता थी। लेकिन इसका आधार क्या है? मतलब अगर कोई भव्य मंदिर ही नहीं मिला तो पुरोहितों के शासन का अनुमान कैसे लगाया गया? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि भले ही मंदिर ना हो, लेकिन मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार जल पूजा या कर्मकांडीय शुद्धता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। अच्छा, वो ग्रेट बात जिसकी तस्वीरें हम इतिहास की किताबों में देखते हैं। हाँ बिल्कुल वही। इसके अलावा वहां से दाढ़ी वाले एक पुरोहित राजा की मूर्ति भी मिली है जो मेसोपोटामिया की धार्मिक आकृतियों से काफी मेल खाती है। तो मतलब उस मूर्ति और स्नानागार को देखकर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला। सही। और इसी आधार पर पिगॉट ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये इतना बड़ा साम्राज्य था कि इसे चलाने के लिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी दो जुड़वां राजधानियां रही होंगी। दो राजधानियां, क्या बात है। हाँ, और बाद में दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी बताया और एसआर राव ने इसे एक महान साम्राज्य की संज्ञा तक दे दी। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब क्योंकि वहाँ साफ सफाई और धार्मिक अनुष्ठानों पर बहुत जोर था, तो कुछ लोगों ने मान लिया कि ये पुजारियों का राज था। बिल्कुल, उनका नजरिया यही था। लेकिन मैंने नोट्स में पढ़ा है कि आर.एस. शर्मा जैसे विद्वान एक पूरी तरह से अलग नजरिया पेश करते हैं। उनका तर्क है कि हड़प्पा कोई धार्मिक साम्राज्य नहीं बल्कि मुख्य रूप से एक व्यापारिक सभ्यता थी। हाँ, और उनका वो तर्क पुरातात्विक साक्ष्यों के बहुत करीब लगता है। अगर हड़प्पा के विस्तार को देखा जाए तो यह अफगानिस्तान से लेके गुजरात और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। इतना विशाल क्षेत्र? हाँ, और इतने विशाल क्षेत्र में एक समान चर्ट पत्थर के बाट, एक ही अनुपात की ईंटें और एक जैसी मोहरें मिलती हैं। मतलब पूरे इलाके में एक जैसा ही सिस्टम चल रहा था। बिल्कुल, ये एक रूपता किसी धार्मिक गुरु के बस की बात नहीं लगती। ये एक बेहद मजबूत वाणिज्यिक व्यवस्था का संकेत है। तो इसीलिए आर.एस. शर्मा का मानना था कि सत्ता पर वणिक वर्ग यानी व्यापारियों का नियंत्रण था। एकदम सही। उनके लिए सेना या हथियारों से ज्यादा जरूरी था व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा और माप तौल का मानकीकरण। सच कहूं तो ये तो किसी आधुनिक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के काम करने के तरीके जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल, किसी कॉर्पोरेट बोर्ड की तरह। लेकिन क्या ये भी संभव है कि सत्ता किसी एक व्यक्ति या वर्ग के हाथ में न होकर आम लोगों के हाथ में रही हो? क्योंकि कुछ इतिहासकारों ने इसे जनतंत्र से भी जोड़ा है। ये एक बहुत ही विचारणीय दृष्टिकोण है।
मार्टिन व्हीलर, मैके और हंटर जैसे इतिहासकारों ने वहां की नागरिक व्यवस्था को देखकर ये अनुमान लगाया कि वहां एक मध्यम वर्गीय जनतंत्र रहा होगा। जिसे हम आज की भाषा में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कहते हैं। हाँ, उनका मानना था कि इतनी बेहतरीन सफाई व्यवस्था और नगर नियोजन बिना जन भागीदारी के संभव ही नहीं है। ये तो बहुत ही तार्किक लगता है। इसके अलावा भी कोई सिद्धांत है क्या? हाँ, बीबी लाल जैसे पुरातत्वविद इसकी तुलना प्राचीन भारत की महाजनपद व्यवस्था से करते हैं। उनका तर्क है कि ये कोई एक अखंड साम्राज्य नहीं था, बल्कि कई स्वतंत्र राज्य थे जो आपस में व्यापार से जुड़े थे। और फेयर सर्विस और किनार का क्या मानना है? नोट्स में उनका भी जिक्र है। वो लोग इसे और भी जमीनी स्तर पर देखते हैं। वो इसे बस एक सुदृढ़ ग्राम प्रशासन या सामुदायिक सरकार मानते हैं, जहां शहरी अभिजात और ग्रामीण लोगों ने मिलकर व्यवस्था बना रखी थी। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब यही है कि साक्ष्य सीमित है और व्याख्याएं अनेक। सही कहा। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हड़प्पा की खामोश ईंटों पर हर इतिहासकार अपना अपना चश्मा लगाकर देख रहा है। बिल्कुल। कोई उसमें साम्राज्य ढूंढ रहा है, कोई व्यापारिक बोर्ड, तो कोई नगर निगम। लेकिन सत्ता का स्वरूप चाहे जो भी रहा हो, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये समाज बहुत ही व्यवस्थित था। इसमें कोई शक नहीं है। और जहां व्यवस्था होती है वहां समाज के अलग अलग स्तर, ये वर्ग जरूर होते हैं, है ना? ये एक बहुत ही तार्किक निष्कर्ष है। और इस सामाजिक स्तरीकरण का सबसे पुख्ता सबूत कोई ग्रंथ नहीं, बल्कि उनका नगर नियोजन खुद है। वो कैसे? क्या घरों की बनावट से कुछ पता चलता है? बिल्कुल। हड़प्पा के ज्यादातर शहर दो हिस्सों में बटे हुए थे। एक ऊंचाई पर बना दुर्ग, जिसे सिटाडेल कहते हैं, और दूसरा नीचे बसा निचला शहर। अच्छा, तो दुर्ग में कौन रहता था? दुर्ग की किलेबंदी थी और वहां बड़े भवन, अन्नागार और सार्वजनिक इमारतें थीं, जो स्पष्ट रूप से शासक या कुलीन वर्ग के लिए थीं। और निचला शहर आम जनता के लिए रहा होगा। हाँ, वहीं निचले शहर में आम लोगों के घर थे। मकानों के आकार कुछ कई कमरों वाले, 2 मंजिला, और कुछ केवल 1-2 कमरों वाले, ये साबित करते हैं कि समाज आर्थिक रूप से बटा हुआ था। क्या हम जानते हैं कि ये समाज किन वर्गों में बटा था? विद्वानों ने इसे मुख्य रूप से 4 वर्गों में विभाजित किया है। बौद्धिक वर्ग, जिसमें पुरोहित और चिकित्सक आते हैं, दूसरा योद्धा वर्ग या सुरक्षाकर्मी, तीसरा व्यापारी वर्ग और चौथा मजदूर या कामगार वर्ग। समाज के इस विभाजन के बीच जो एक पहलू सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है उस समाज में महिलाओं की स्थिति। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि देखिए, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर पितृसत्तात्मक समाजों का ही जिक्र होता है, लेकिन हड़प्पा की खुदाई में सबसे ज्यादा मातृदेवी की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो इतनी बड़ी संख्या में मातृदेवी की मूर्तियों का मिलना केवल धार्मिक विश्वास नहीं है। तो फिर ये क्या दर्शाता है? ये परिवार और समाज में महिलाओं की केंद्रीय भूमिका को दर्शाता है। यह एक बहुत मजबूत संकेत है कि हड़प्पा का समाज मातृसत्तात्मक रहा होगा। प्रकृति और सृजन की शक्ति के रूप में नारी का बहुत सम्मान किया जाता था। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जब बात महिलाओं की स्थिति और उनके जीवन स्तर की आती है तो नोट्स में मौजूद कुछ तथ्य किसी को भी चौंका सकते हैं। मैं समझ रही हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, मतलब हम उस समय की बात कर रहे हैं जब दुनिया के कई हिस्सों में इंसान ठीक से घर बनाना भी सीख रहा था, और हड़प्पा से हमें प्रसाधन सामग्री यानी कॉस्मेटिक्स के ढेर सारे सबूत मिल रहे हैं। बिल्कुल, ये उस सभ्यता के परिष्कार और उनके उच्च जीवन स्तर का सबसे बड़ा सबूत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हड़प्पा से बाकायदा श्रृंगार बॉक्स या वैनिटी बॉक्स मिले हैं। वैनिटी बॉक्स हजारों साल पहले। हाँ। और चन्हुदड़ो नामक स्थल तो जैसे उस समय का औद्योगिक केंद्र था, वहां से तो लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अरे बाप रे, लिपस्टिक! ये तो सच में हैरान करने वाला है। सिर्फ लिपस्टिक ही नहीं, मेहरगढ़ और नौशेरा से सिंदूर के प्रमाण मिले हैं। ये बताता है कि बालों की मांग में सिंदूर भरने की जो प्रथा भारतीय उपमहाद्वीप में आज भी है, उसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। क्या बात है! और गहनों के बारे में क्या साक्ष्य मिले? मोहनजोदड़ो से कार्नेलियन पत्थर, गोमेद के हार, कर्ण फूल और तांबे की हेयरपिन मिली है। और सुरकोटड़ा में तो एक ऐसी जगह की खुदाई हुई है जिसे पुरातत्वविद एक प्राचीन शॉपिंग मॉल के रूप में देखते हैं। शॉपिंग मॉल! ये कल्पना करना ही कितना अद्भुत है। मतलब हजारों साल पहले लिपस्टिक, सिंदूर और वैनिटी बॉक्स। हाँ, वो लोग फैशन को लेकर काफी जागरूक थे।
वे लोग सिर्फ अपना पेट भरने या जंगली जानवरों से बचने के संघर्ष में नहीं उलझे थे। उनके पास इतना अतिरिक्त समय, संसाधन और कला थी कि सजना संवरना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। यह उनके समृद्ध होने का बहुत बड़ा संकेत है। लेकिन एक निष्पक्ष इतिहासकार की तरह हमें उस समाज के स्याह पक्ष को भी देखना होगा। स्याह पक्ष मतलब क्या वहां सब कुछ इतना अच्छा नहीं था? नहीं, जहां इतनी चमक दमक थी वहां कुछ गहरे सामाजिक भेद भी थे। गॉर्डन चाइल्ड और मार्टिन व्हीलर ने हड़प्पा के विशाल अन्नागारों के पास छोटी छोटी 2 कमरों वाली बैरक जैसी संरचनाएं देखी। अच्छा, तो इन बैरकों का क्या मतलब निकाला गया? इन तंग घरों और पास ही अनाज कूटने के चबूतरों को देखकर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह दास प्रथा का प्रमाण हो सकता है। ये विचार था कि बड़े कामगारों या दासों को वहां रखकर उनसे मजदूरी करवाई जाती होगी। हालांकि मैंने नोट्स में देखा है कि इस दास प्रथा वाले सिद्धांत को सभी विद्वान नहीं मानते। सही कहा? बिल्कुल सही। एस.आर. राव और आर.एस. शर्मा जैसे विद्वानों ने इसका कड़ा खंडन किया है। उनका क्या तर्क है इसके पीछे? उनका तर्क है कि वे बैरक दासों के लिए नहीं बल्कि स्वतंत्र लेकिन गरीब कामगारों या वेतनभोगी मजदूरों के लिए रहे होंगे। हाँ, ये ज्यादा तार्किक लगता है। इसी तरह समाज की एक और गहरी और विवादित बहस युगल शवाधान को लेकर है। लोथल से 3 और कालीबंगा से एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। एक साथ दफनाया गया है, तो क्या इसका मतलब? हाँ, कुछ शुरुआती विद्वानों ने इसे सती प्रथा का प्रारंभिक रूप मान लिया था। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्या सिर्फ 2 कंकालों का एक साथ मिलना सती प्रथा साबित कर सकता है? क्या ये सिर्फ कोई बीमारी, दुर्घटना या महज एक संयोग नहीं हो सकता? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और आधुनिक पुरातत्वविद भी बिल्कुल यही मानते हैं। केवल कुछ युगल कब्रों के आधार पर सती प्रथा जैसी किसी संस्थागत कुप्रथा का दावा करना जल्दबाजी है। हाँ, मतलब किसी प्राकृतिक आपदा में भी तो दोनों की साथ मौत हो सकती है। बिल्कुल, ये संभव है कि उन दोनों की मृत्यु एक ही समय किसी महामारी में हुई हो। फिर भी ये हमें याद दिलाता है कि वो समाज उतना ही जटिल था जितने आज के समाज होते हैं। सही बात है। समाज की इस जटिलता से थोड़ा आगे बढ़कर अगर हम आम लोगों की दिनचर्या की बात करें तो ये जानना और भी रोचक हो जाता है कि वे लोग आखिर दिखते कैसे थे। हड़प्पा सभ्यता का असली निर्माता कौन था? वहां की जनसंख्या बहुत विविध थी। कंकालों के अध्ययन से पता चलता है कि वहां मुख्य रूप से 4 निर्जातीय समूह रहते थे। वो 4 समूह कौन कौन से थे? पहला था प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। माना जाता है कि हड़प्पा क्षेत्र में बसने वाला ये पहला समूह था। मोहनजोदड़ो से जो कांसे की नर्तकी की मशहूर मूर्ति मिली है उसके नैन नक्श इसी प्रजाति से मेल खाते हैं। अच्छा, वो डांसिंग गर्ल की मूर्ति। और बाकी 3 समूह? दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण समूह था मेडिटेरियन या द्रविड़ प्रजाति। द्रविड़? तो क्या इन्हीं लोगों ने वो शहर बनाए थे? हाँ, अधिकांश इतिहासकारों का यही मानना है कि इस विशाल सभ्यता के असली निर्माता यही लोग थे। इसके अलावा एल्पाइन और मंगोलॉइड प्रजाति के लोगों के कंकाल भी मिले हैं। मतलब ये तो काफी मिला-जुला समाज था। बिल्कुल, ये विविधता साबित करती है कि हड़प्पा कोई एक बंद समाज नहीं था, बल्कि आज के किसी भी बड़े महानगर की तरह एक कॉस्मोपॉलिटन हब था, जहां अलग-अलग नस्ल के लोग एक साथ रहते और व्यापार करते थे। ये तो बहुत ही विस्तृत जानकारी है। लेकिन नोट्स में एक खास प्रजाति का जिक्र है जिसके बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उनके कोई साक्ष्य नहीं मिले। हाँ, ये एक बहुत जरूरी पुरातात्विक तथ्य है। वहां निग्रेटो प्रजाति का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। अक्सर ऐतिहासिक बहसों में ये सवाल उठता है, इसलिए ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। एक ऐसे कॉस्मोपॉलिटन शहर में जहां लोग अच्छा खाते थे क्योंकि वे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, वहां मनोरंजन के भी तो खास साधन रहे होंगे। हम अक्सर प्राचीन लोगों को सिर्फ शिकार करते हुए इमेजिन करते हैं। मनोरंजन के मामले में वे आधुनिक दुनिया से बहुत अलग नहीं थे। शिकार के लिए तीर भाले तो थे ही, लेकिन उनके पास इंडोर गेम्स भी थे। इंडोर गेम्स जैसे कि लोथल, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से पासे के साक्ष्य मिले हैं। और ये पासा बिल्कुल आज के लूडो वाले पासे जैसा ही था, जिसके विपरीत फलकों का जोड़ हमेशा 7 होता है। सच में? लूडो जैसा पासा। हाँ, वे लोग बाकायदा बोर्ड गेम खेलते थे। ये तो अद्भुत है। लेकिन खेलों की बात हो और धौलावीरा के उस शानदार निर्माण का जिक्र न हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने पढ़ा है कि वहां कुछ बहुत ही विशाल मिला था। बिल्कुल। जूनी क्यूरन
और विशेषकर गुजरात के धौलावीरा से जो मिला है वो इंजीनियरिंग और सामाजिक जीवन का चरम है। वाह। वहां से एक विशाल स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। स्टेडियम? ये तथ्य तो किसी की भी सोच को झकझोर सकता है। एक स्टेडियम बनाने का मतलब सिर्फ ईंटें जोड़ना नहीं है। सही कहा। इसका बहुत गहरा मतलब है। इसका मतलब है कि उनके पास ऐसा समाज था जो सामूहिक रूप से जमा होता था, जहां दर्शकों के बैठने के लिए बाकायदा स्टैंड्स थे, जहां किसी खेल प्रतियोगिता या सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन होता था। हाँ, ये उन्हें सिर्फ एक प्राचीन सभ्यता नहीं बल्कि एक जीवंत और उत्सव मनाने वाला समुदाय बनाता है। ये उनके जीवन का उल्लास दिखाता है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, कोई सभ्यता अपने जीवन को कैसे जीती है, इसके साथ साथ ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि वो मृत्यु को कैसे देखती है। उनके शवाधान के तरीकों के बारे में? हाँ, उनके अंतिम संस्कार के तरीके, उनके विज्ञान, उनके दर्शन और परलोक से जुड़ी मान्यताओं का एक पूरा अध्याय खोल देते हैं। तो वे लोग अंतिम संस्कार कैसे करते थे? क्या इस विशाल सभ्यता में सब जगह एक ही नियम था या इसमें भी विविधता थी? मुख्य रूप से 3 तरीके चलन में थे। पहला और सबसे आम था पूर्ण शवाधान, जिसमें शव को जमीन में दफनाया जाता था। इसमें क्या कोई विशेष दिशा का ध्यान रखा जाता था? हाँ, इसमें एक मानक नियम ये था कि शव का सिर उत्तर दिशा की ओर और पैर दक्षिण की ओर रखे जाते थे। दूसरा तरीका था आंशिक शवाधान, जिसके प्रमाण बहावलपुर और कालीबंगा से मिले हैं। आंशिक शवाधान, इसका क्या मतलब है? इसमें शव को पहले खुले में पशु पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता था और बाद में बची हुई हड्डियों को दफनाया जाता था। और तीसरा तरीका क्या था? तीसरा तरीका कलश शवाधान या दाहकर्म था, जिसमें शव को जलाकर उसकी राख और अस्थियों को एक कलश में रखकर दफना दिया जाता था। आपने बताया कि पूर्ण शवाधान में सिर आमतौर पर उत्तर दिशा में होता था, लेकिन क्या इस नियम के कोई अपवाद भी थे? क्योंकि इतनी विविध जनसंख्या में कुछ अलग परंपराएं तो रही होंगी। और यही अपवाद इतिहास को और भी गहरा बनाते हैं। कालीबंगा में कुछ शव ऐसे मिले हैं जिनका सिर दक्षिण की ओर था। अच्छा, उल्टा? हाँ, लोथल में सिर पूर्व दिशा की ओर और रोपड़ में पश्चिम दिशा की ओर मिला है। ये इस बात का संकेत है कि शायद अलग अलग निर्जातीय समूहों की अपनी अलग अलग धार्मिक मान्यताएं थीं। ये बहुत दिलचस्प है। और आपको बताऊं, हड़प्पा में तो बाकायदा लकड़ी की पेटियां कॉफिन में रखकर दफनाए जाने के भी साक्ष्य मिले हैं, जो मेसोपोटामिया की संस्कृति से काफी मिलता जुलता है। वहां R37 और H नाम के 2 बड़े कब्रिस्तान भी मिले हैं। लेकिन इन कब्रों में इंसानों के कंकालों के अलावा जो सबसे अजीबोगरीब चीजें मिली हैं वो हैं जानवर। रोपड़ की एक कब्र में एक इंसान के साथ एक कुत्ते को दफनाया गया है। हाँ, ये सच है। और लोथल में एक इंसान के साथ एक बकरी को दफनाया गया है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि किसी इंसान के साथ जानवर को क्यों दफनाया जाएगा। ये स्पष्ट रूप से मृत्यु के बाद के जीवन में उनके विश्वास को दर्शाता है। मतलब उन्हें लगता था कि मरने के बाद भी जीवन है? बिल्कुल। उनका मानना रहा होगा कि मृत्यु के बाद की यात्रा में इंसान को अपने प्रिय पालतू जानवर की या फिर परलोक में खाने के लिए बकरी के मांस की आवश्यकता होगी। इसीलिए कब्रों में अक्सर बर्तन, आभूषण और शीशे भी रखे जाते थे। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली जो पुरातात्विक खोज है वो कालीबंगा की एक अंडाकार कब्र से मिली है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, वो खोपड़ी वाली खोज है ना? बिल्कुल। उस कब्र में एक बच्चे की खोपड़ी मिली है और उस खोपड़ी में 6 छेद किए गए हैं। और ये कोई युद्ध में लगी चोट या दुर्घटना नहीं है। पुरातत्वविदों ने जब उस खोपड़ी का बारीकी से अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि उन छेदों के किनारों पर हड्डियां भरने के निशान हैं। हड्डियां भरने के निशान? मतलब हीलिंग हो रही थी? हाँ, हड्डी के भरने का सीधा सा मतलब ये है कि छेद किए जाने के बाद वो इंसान कुछ समय तक जीवित रहा था। ये स्पष्ट रूप से शल्य चिकित्सा या ब्रेन सर्जरी का प्रमाण है। ब्रेन सर्जरी? वो भी हड़प्पा काल में? बिल्कुल। उस समय के चिकित्सक शायद दिमागी बीमारी, सूजन या किसी गंभीर दर्द को ठीक करने के लिए खोपड़ी में छेद करके इलाज करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? एक तरफ वे लोग पुनर्जन्म और परलोक में यकीन कर रहे हैं, कब्र में खाने के बर्तन और कुत्ते बकरियां रख रहे हैं। हाँ, और ठीक उसी समय उनके पास इतना उन्नत चिकित्सा विज्ञान है कि वे खोपड़ी में छेद करके एक जटिल सर्जरी को अंजाम दे रहे हैं। यह विज्ञान और अंधविश्वास का, या कहें तो तर्क और आस्था का एक ऐसा असाधारण संयोजन है जो आज के समाज में भी देखने को मिलता है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें
तो हड़प्पा सभ्यता की महानता केवल उनकी पक्की ईंटों या सीधी सड़कों में नहीं है। बिल्कुल। उनकी महानता इस बात में है कि उन्होंने एक ऐसा समाज बनाया जहां व्यापार की मजबूत पकड़ थी, जहां महिलाएं सचती संवरती थीं, जहां लोग स्टेडियम में खेल देखते थे और जहां बीमारियों से लड़ने के लिए सर्जरी जैसे वैज्ञानिक तरीके मौजूद थे। वे सच में अपने समय से बहुत आगे थे। इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ होता है कि हजारों साल पहले भी इंसान का स्वभाव, उसकी ज़रूरतें और उसकी आकांक्षाएं आज से बहुत अलग नहीं थी। हमने शासन व्यवस्था के रहस्य से शुरुआत की, जहां बिना किसी राजा की मूर्ति के एक विशाल सभ्यता अनुशासित ढंग से चल रही थी। और फिर हमने उनके सौंदर्य प्रेम को देखा। हाँ, कैसे चन्हूदरों की लिपस्टिक और सूर कोटड़ा का बाजार हमें उनके फैशन की कहानी सुनाते हैं। हमने धौलावीरा के स्टेडियम में उनके खेलों की गूंज महसूस की और कालीबंगा की खोपड़ी में उनके उन्नत चिकित्सा विज्ञान को देखा। ये सब जानना सिर्फ इतिहास के पन्ने पलटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान हमेशा से व्यवस्था चाहता है, सुंदरता चाहता है, मनोरंजन चाहता है और अपनी तकलीफों का वैज्ञानिक इलाज खोजता है। सही कहा। लेकिन अंत में एक ऐसा विचार है जो किसी को भी गहरे चिंतन में डाल सकता है। आज हम इन हड़प्पा वासियों को कैसे जानते हैं? उनके बचे हुए मलबे से, उनके कचरे से, टूटे हुए बर्तनों से, इस्तेमाल की गई लिपस्टिक से और उनकी कब्रों से। हाँ, यही चीजें उनकी कहानी गढ़ रही हैं। अब जरा एक कल्पना की जाए, अगर किसी कारण से आज की हमारी ये चमचमाती आधुनिक सभ्यता अचानक विलुप्त हो जाए। ये तो डरावना है, लेकिन सोचिए। और आज से 5 या 10 हजार साल बाद भविष्य का कोई पुरातत्वविद हमारे शहरों के मलबे और हमारी कब्रों की खुदाई करे, तो जब उन्हें जमीन के नीचे से हमारी छोड़ी हुई प्लास्टिक की बोतलें, स्मार्टफोन्स के जंग लगे टुकड़े, उलझे हुए तार और कंक्रीट के जंगल मिलेंगे, तो वे हमारे बारे में क्या सोचेंगे? बिल्कुल, वे हमारी शासन व्यवस्था और हमारे सामाजिक जीवन के बारे में आखिर क्या कहानी गढ़ेंगे? क्या वे उन तारों और प्लास्टिक को देखकर हम एक उन्नत सभ्यता मानेंगे या वे कुछ और ही निष्कर्ष निकालेंगे? हमारी सभ्यता की खामोश ईंटें भविष्य में क्या कहानी सुनाएंगी? ये तो सच में सोचने वाली बात है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम दिया जाता है। इस ऐतिहासिक और रहस्यमयी सफर में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर किसी नए विषय और उसकी गहराइयों के साथ मुलाकात होगी।